हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड और आज है हमारा डे 7th प्रीलिम्स प्लस मेंस बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, तो आप इस शेड्यूल को कैरी आउट कर सकते हो। अगर आप आज से भी शुरू कर रहे हो, अगर आप नए हो इस टॉपिक से, तो आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना। जीएस का कोई एंड सोर्स नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि यू नीड टू नो द मैकेनिज्म ऑफ कैंटिलीवर बीम देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ ए ब्रिज वर्क। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप आज से भी करना चाहते हो तो। ठीक है ना। सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा से कहता हूँ कंसिस्टेंसी के साथ साथ ये तो चीज़ बहुत मैटर करता है कि आप उसको एंड कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना। आप स्टार्ट कर रहे हो डजंट मैटर, लेकिन आप उसको एंड कर पा रहे हो कि नहीं ये मैटर करता है। ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में तो वो इजी रहता है, बीच में वो काफ़ी ट्रबल प्रोवाइड करता है, एंड बहुत स्मूथ होता है। ठीक है ना। चलिए, और एक क्वेरी है जिसमें टेस्ट देने पे पता चल रहा है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। यूपीएससी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि मार्क्स कोचिंग के टेस्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ना कि आप उसको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लाओ। और दूसरी बात है, यूपीएससी वाले भी उसी तरीके से मार्क्स टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके नहीं आओ। 50-60% इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना। पहली बात। और दूसरी बात ये है ना कहीं लैक ऑफ रिवीजन है आपके अंदर। ठीक है। तो आप एक काम करो, साइक्लिक रिवीजन शॉर्ट फॉर्म में जितनी क्विक रिवीजन हो सके बार बार करने की कोशिश करो। ठीक है। मान लो लेट्स सपोज कि आपकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बहुत बेकार है। ठीक है ना। आपको नेम याद नहीं होते, आपको मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री याद नहीं होते। ठीक है ना। चलो, याद नहीं होते, दो चीज़ होते हैं, दो तरीके होते हैं याद करने के। एक तो या आप उसको बार विजिट करो, बार मतलब कहने का मतलब, जैसे मान लो 7 डेज आप पढ़ रहे हो। ठीक है ना। एक डे जो मैंने संडे का रखा है ना, उस संडे को उस टॉपिक को उठा के एकदम क्विक वाला रिवीजन दे दो। ठीक है। जैसे मान लो आपकी आर्टिकल वाली पोर्शन या फिर अमेंडमेंट्स वाली पोर्शन खराब है, वीक है। ठीक है ना। वीक इसलिए क्योंकि आपने उसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं, आपको तो याद करना है। तो आप एक काम करो, उस पर हर 7 या 8 डेज पे एक बार विजिट कर लो। ठीक है। आप देखना 3 से 4 वीक के बाद आपको लगेगा यार ये दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक दैट आई हैव। ठीक है ना। तो आप एक इस बात का तो हमेशा ख्याल रखना कि कोई भी चीज़ वीक नहीं है। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, एनालाइज कर लीजिए कहाँ पे आपकी वीकर पोर्शन है, कहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है। ठीक है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। ठीक है। अगर 2 आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है ना, ये 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया है, तो आपके पास 1/2 दैट इज 50% चांस है कि आपका आंसर अब करेक्ट होने जा रहा है। ठीक है ना। पहले 25% चांस था कि आपका आंसर करेक्ट होगा, 50% चांस है कि आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब रही बात इन दोनों में से अगर आप रॉन्ग आंसर को टिक कर दे रहे हो, ठीक है, तो आपका ये ख्याल रखना है कि आपको यहाँ पे 3 to 4 या 5 सेकेंड एक्स्ट्रा देना है। ठीक है ना। 4-5 सेकेंड एक्स्ट्रा देके आप आराम से सोचो कि आंसर कहाँ तक जा सकता है। हो सकता है हमारे फर्स्ट थॉट में जो आंसर आता है ना वो गलत आता है। ठीक है ना। क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है ना। तो आपको आराम से कुछ सेकंड देना है, पॉज करना है और रिवीजन को कंसिस्टेंट रखना है। इरेस्पेक्टिव आपके कोई भी मार्क्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, कोई मैटर नहीं करता। इवन आपके मार्क्स 10 नंबर भी आए ना, आपको एग्जाम तो देना ही देना है ना। ठीक है ना। आप अंडर प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप बस लेस रिवाइज्ड हो। ठीक है ना। चलिए, और रही बात, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोचिंग करने के वो नहीं है, जरूरी नहीं है। एक बात तो आप समझ लीजिए कि कुछ लोग विदाउट कोचिंग बहुत अच्छा कर पाते हैं। कोचिंग वाले सिर्फ और सिर्फ आपको नैरोअर करते हैं। ठीक है ना। नैरोअर करते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो विदाउट कोचिंग सेल्फ प्रिपरेशन से बहुत अच्छा कर लिए हैं। ठीक है। तो आप एक काम करो, अगर आपके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं तो आप टेलीग्राम की हेल्प ले सकते हो। ठीक है ना। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट एन एथिकल वे टू ट्रांसपोर्ट एनीथिंग, बट येस आई कैन डू दिस। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको मुरुनाल सर की लेक्चर तो मिल जाएगी ओपनली कहीं ना कहीं, ये मिल गई आपको। ठीक है। गुरजार सर जियोग्राफी पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप कुछ टॉपिक्स में डाउट है, आप यूट्यूब पे सर्च करके टॉपिक लिखना और / गुरजार सर लिख देना, मिल जाएगा। ठीक है ना। ये 2। और अगर आपको मान लीजिए हिस्ट्री में डाउट है तो आप देखिए यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है ना, अगर आप उसको संभल के यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। तो आप रिवीजन पे फोकस करो। कोई टॉपिक्स आपको लगता है कि आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा है, मुझे बताओ, मैं कुछ सोर्स अरेंज कर दूंगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 7 है शेड्यूल। तो देखिए, आज हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का शेड्यूल चल रहा है। देखिए, पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है। कि आपने जो अभी तक पढ़ा है ना पीछे, आपको एक्टिव रिकॉल तो करना ही है, लेकिन शेड्यूल के साथ मैं उसको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उसका आंसर करना होगा। ठीक है ना।
तो पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे सोशल रिफॉर्म वाले, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाले चैप्टर से। आपको ये बताना है कि हमारे इंडिया में पायनियर्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन कौन है, ठीक है ना। पायनियर्स ऑफ वुमेन एजुकेशन किनको कहा जाता है, ठीक है ना। ये हुआ पहला क्वेश्चन, इसका आपको आंसर करना है, ठीक है ना। अब सुनिए, एक इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया था 1960 में, 16 में एक इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया था 1916 में, ठीक है ना, ठीक है ना। ये किनके द्वारा किया गया था, ठीक है ना, ये आपको बताना है। और उसी साल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खुला था दिल्ली में। तो अब आप अगर दिल्ली से हो, हार्डिंग के पास जाते हो तो बाहर डेट ईयर लिखा है 1916। अब आपको बताना है कि जो इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी था वो किनके द्वारा सेट किया गया था, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब कुछ क्वेश्चंस और मैं एक्स्ट्रा पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बीच बीच में, क्योंकि कम से कम टेस्ट तो करना है ना कि आप कितना पढ़ रखे हो, जो पढ़ रहे हो वो सही से पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो मैं इस तरीके की चीज़ों को लाऊंगा बीच बीच में, और आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं। अब चलिए, एक चीज़ जान लीजिए, पहली बहुत सिंपल क्वेश्चन, मूक नायक किनको कहते हैं, ठीक है ना। मूक नायक का मतलब होता है लीडर्स ऑफ द वॉइसलेस, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझिए, मूक नायक कहते किसको, ये छोड़ दीजिए। मूक नायक क्या था ये आपको बताना है, और इसको कब पब्लिश किया गया था, ठीक है ना। दूसरा, बहिष्कृत भारत किनके द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है ना, और किनके द्वारा बनाया गया था फेडरेशन को, और ये कब बना था, ठीक है ना। तो इतना बताइए। और एक चीज़, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं आपसे, ठीक है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो चला था साउथ इंडिया में, ठीक है ना, तो वो किनके द्वारा चलाया गया था और कब चलाया गया था, ठीक है ना, ये आपको बताना है। साउथ इंडिया में पॉपुलर किनके द्वारा किया गया था ये बताना है, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के पार्ट से, जो हमारा डेली का चल रहा है। देखिए, अगर आप बीच में आपकी शेड्यूल गड़बड़ भी हो जा रही है तो आपको हिम्मत नहीं हारना, ठीक है ना। बस थ्रेड को पकड़े रहिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि 3 महीने में आपकी बहुत अच्छी कंडीशन होगी, ठीक है ना। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है ना वो बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया है, ठीक है। 1905 से पहले की बात, ठीक है ना। एक तरीके से कह सकते हो 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पहले की और कांग्रेस के बाद की कंडीशन को हमको देखना है 2 चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये है यूनिट 5, ठीक है ना। एंड चैप्टर 10 एंड 11 छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को डाल दिया, ठीक है। ये आपको करके आना है, जो मैंने क्वेश्चंस दिए उसके आंसर करने हैं और इसको करके आना है, ठीक है ना। उसके बाद जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ना उसको एक बार, जो मैंने बोला उसको एक बार जाकर के पीछे वाले चैप्टर में एक बार देख लेना, अगर आपको याद नहीं है, या फिर एक्टिवली रिकॉल करो, ठीक है, बढ़िया रहेगा। फिर जब आपको लगे कि आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया को, तो एक काम करना, एक बार जाकर के सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को आंख बंद करके एक्टिवली रिकॉल कर लेना। जरूरी नहीं है कुछ लिखने का, कुछ भी करने का, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट डे को स्टार्ट करेंगे नेशनल मूवमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा 1905 से लेके 18 तक, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडियन ज्योग्राफी पे। तो आज हमारा करना है मैपिंग में मैंने 2 टॉपिक को लिया है। साउथ इंडियन माउंटेन्स को आप इंडिकेट कीजिए रफ मैप पे। साथ में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईरान एंड सीरिया। आपको ईरान एंड सीरिया को मैप पे जाना है और उसके आसपास के जितने भी रीजन्स हैं ना, जो सी हो गए या फिर जो भी चीज़ हो गए, आप जो रिवर्स हो गए, फिर कहाँ पे जो अर्थक्वेक आया ना उसको पूरा एनालाइज करना है। नहीं हो तो आप यूट्यूब पे जाना, ईरान एंड सीरिया मैपिंग लिखना और आपको मिल जाएगा आराम से इस पे कंटेंट। आप देख के एक छोटी सी 1 पेज की नोट्स बना लेना। आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्जाम में, आज से लेके 6 से 7 महीना या फिर 1 ईयर तक किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप ईरान एंड सीरिया को तैयार कर लो। जिस तरीके से आपने यूक्रेन एंड रशिया को तैयार किया था ना, उसी तरीके से ईरान एंड सीरिया को तैयार करके रख लो। मैं यूक्रेन रशिया को भी डाल दूंगा। आपको जो भी कोई भी न्यूज़ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मैपिंग उसी से पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये था हमारा मैप एनालिसिस का टॉपिक, आज खत्म। अब देखिए, एक मैं छोटा सा एक काम और आपको बर्डन दिया हूँ, घटना चक्र पे जाना है, सॉइल चैप्टर को क्विक रिवीजन देना है। अभी उसको बनाना नहीं है, बस एक क्विक रिव्यू दे लेना है कि आखिर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है सॉइल से, ठीक है ना। आप किसी पर्टिकुलर यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस की एग्जाम दे रहे हो, एक बार बस क्वेश्चन देखना है, आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। सॉल्यूशन एमसीक्यू घटना चक्र या फिर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग संडे को रखेंगे। सैटरडे तक हमारा कोर्स चलेगा और संडे को हम लोग उसको डालेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन और क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। फिर करंट अफेयर वाले सेगमेंट में जाना है। एक काम करना, दादा साहब फाल्के जो अवार्ड मिला है ना, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक बार देख लेना है और किसको किसको मिला है, बस एक बार क्विक रिवीजन करके एक छोटी सी स्निपेट बना के रख लेना अपने पास, ठीक है ना। आप बस करते चलो जो मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत फायदा होने वाला एग्जाम में, ठीक है।
और फिर द हिंदू एडिटोरियल्स प्लस डेली करंट अफेयर जो हम लोग करते हैं वो करना है। उसके बाद RS TV सांसद, जिसको हम लोग सांसद TV कहते हैं अभी, उस पर डिबेट है एक EWS रिजर्वेशन पे, ठीक है ना। आपको इसकी नोट्स नहीं बनानी है, नोट्स मैं बना रखा हूँ, नोट्स मैं दूंगा, ठीक है ना। नोट्स आई विल प्रोवाइड, बट आपको एक बार इसकी डिबेट सुन लेनी है, ठीक है ना। नोट मेकिंग आप मत करना, नोट मेकिंग नोट्स मैं दे दूंगा, लेकिन आपको EWS रिजर्वेशन पे डिबेट सुननी है, किस अमेंडमेंट से आता है, किस अमेंडमेंट से आया, क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कौन किनके किनके द्वारा ऑब्जेक्शन लग रहा है और क्यों लग रहा है, और ऑब्जेक्शन सही है या नहीं है। सोशल रिजर्वेशन वॉज देयर, देन वाई इकोनॉमिकल रिजर्वेशन इज इंट्रोड्यूसिंग इन आवर सोसाइटी, इज देयर एनी नीड टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिकल रिजर्वेशन इन आवर सोसाइटी। ये सब सारा जो भी आपको काउंटरफेट डिबेट्स हैं उसको आपको देखना है, ठीक है ना। मैं इसको इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आपके आसपास की शेड्यूल मोनोटोनस ना हो, आप एक अच्छे से रिवॉल्व कर पाओ अपने छोटे छोटे चीज़ों पे, ठीक है ना। फिर लास्ट में जब भी आपका रैप अप होता रहे ना शेड्यूल का, तो आप कुछ UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर आप किसी भी स्टेट पे फोकस कर रहे हो, जैसे BPSC, UPPCS, MPPCS, किसी भी स्टेट पे फोकस कर रहे हो ना, आप बस 10 क्वेश्चन को ना बस एक बार देखना कि खैर वो पूछते किस लेवल पे जा करके हैं, ठीक है ना। मेरी मानो कोई सॉल्व करने की जरूरत है, बस क्वेश्चन को रीड करना, बस क्वेश्चन को रीड करना, 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का शेड्यूल। आप बस शेड्यूल पे स्टिक रहो और फेथ रखो। अगर नहीं होता है 2-2.5 महीने में, अगर आपका कंडीशन बेकार हो जाता है ना, तो आप मुझे बोलना, मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। ट्रस्ट करो, काफ़ी फ़ायदा करने वाला है। और अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अटेंडेंस लगा दो, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।